हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आम्ल क्षारक लवण का लेक्चर 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 देख चुके थे। क्लास 10 साइंस, चैप्टर का नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण। हम लोग आम्ल क्षारक लवण के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अम्ल जिसका इंग्लिश होता है एसिड। अम्ल के बारे में पढ़े थे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारक में हम लोग पढ़े थे कि क्षारक वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर लवण के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। फिर लवण में हम लोग देखे थे कि लवण का पीएच मान 7 से कम कब होगा, 7 से अधिक कब होगा और 7 कब होगा। तो हम लोग इस तीनों के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे हम लोग अम्ल का धातु के कार्बोनेट तथा धातु के बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया। हम लोग अभी पढ़ेंगे अम्ल का धातु के कार्बोनेट तथा धातु के बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया। कार्बोनेट आप लोग जानते होंगे CO3 कार्बोनेट हो गया, HCO3 इसको क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट। इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो जब धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट प्लस अम्ल, इसका अभिक्रिया होगा तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। जब धातु के कार्बोनेट या धातु के बाई कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब आगे हम इसका एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए, जैसे हम लोग देखते हैं Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम धातु हो गया, तो ये धातु के कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। HCl क्या हो गया, अम्ल। अभी यहाँ ध्यान देंगे, धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl लवण का निर्माण हो रहा है, H2 जल का निर्माण हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो लवण बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए कि धातु के कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको एनसीईआरटी में लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या सोडियम बाई कार्बोनेट बोलिए, दोनों सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें भी क्या निकलेगा, NaCl H2 प्लस CO2 गैस निकलेगा। हम लोग अम्ल का एक गुण देख लिए कि अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब अम्ल का हम लोग अगले गुण को देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अम्ल एवं क्षारक का परस्पर अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग पॉइंट फर्स्ट में देखे थे अम्ल का धातु के कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया।
अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं अम्ल एवं क्षारक का परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। HCl आपका एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH आपका क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके NaCl और H2 का निर्माण करता है। NaCl एक लवण है, H2O जल है, ठीक ना। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लों के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड वो क्षारीय प्रकृति की होती है। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। अब ध्यान देंगे यहाँ की जब धातु ऑक्साइड हम लोग जानते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी। फिर सिंपल हो गया कि क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया कर रहा है, और सभी जानते हैं जब क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का ही निर्माण होगा। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया जो करता है तो लवण और जल बनाता है। तो धातु ऑक्साइड भी यदि अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का ही निर्माण होगा, ठीक ना। तो जैसे MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, ये आपका लवण हो गया, ये आपका जल हो गया। अगला पॉइंट है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन एक बात याद रखना है कि सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ ऐसे धातु हैं जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गई, सब अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु प्लस अम्ल आपका लवण और कौन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। Na एक धातु है, HCl से अभिक्रिया कर रहा है, NaCl प्लस H2 गैस निकल रहा है। ये अम्ल का कुछ रासायनिक गुणधर्म था कि अम्ल का धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग क्षारक का गुणधर्म देखेंगे, लेकिन क्षारक का गुणधर्म, क्षारक जो होते हैं वो धातु से बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। कुछ कुछ धातु से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सभी धातु से क्षारक अभिक्रिया नहीं करते। तो हम आगे अब क्षारक का गुणधर्म देखते हैं। चलिए आगे हम लोग अब क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। अम्ल का हम लोग देख लिया, अब क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। प्रायः क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन क्लास 10th में एक एग्जाम्पल है आपका NaOH, एक क्षारक है जो जिंक से अभिक्रिया करके, जिंक एक धातु है, याद रखिएगा, NaOH एक क्षारक हो गया, जिंक एक धातु हो गया, इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट, ये याद कर लीजिए सूत्र सोडियम जिंकेट का, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2, तो सोडियम जिंकेट। तो यहाँ तो हो गया क्षारक, धातु के साथ अभिक्रिया किया, कौन गैस निकला, हाइड्रोजन। लेकिन एग्जाम्पल अधिक नहीं है, मात्र आपके क्लास 10th में एक एग्जाम्पल है, बाकी अन्य कोई एग्जाम्पल नहीं है। आगे देखिए क्षारक का अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसको आप जस्ट उल्टा बोल सकते हैं। कुछ देर पहले अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया देखे थे, अब क्षारक का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ये आपका क्षारक हो गया, ये अम्ल हो गया, यहाँ क्या बनेगा, लवण और जल। इसी अभिक्रिया को हम लोग तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला पॉइंट है आपका क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अभी तुरंत हम लोग बातचीत किए हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ये किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। इसका जो नेचर होता है क्षारीय होता है। अब जो अधातु के ऑक्साइड होंगे, अधातु के ऑक्साइड, ये किस प्रकृति की होगी, तो अम्लीय प्रकृति का। तो यह सीधा एग्जांपल समझना है कि क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो क्षारक का जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो ही होगा लवण और जल का निर्माण होगा। इस प्रकार हम लोग अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को भी देख लिए। अब आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन में क्या होता है, उसको एक विस्तार से अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे हम लोग
जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक को देखते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसा व्यवहार करते हैं। HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग जल में घुलाते हैं तो ये आयन में टूट जाता है H+Cl-। तो हम लोग सभी जानते हैं पहले से ही कि कोई भी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, HCl जब जल में घुला H+Cl- में दिया, Cl- दिया, ये जो H+ आयन होता है हाइड्रोजन आयन, ये कभी अकेला नहीं रह सकता। ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है H+, उसमें जो जल होता है उसी के साथ अभिक्रिया करके उसी के साथ मिलकर ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब नीचे देखिए NaOH को, ये क्षारक है, NaOH क्या है, क्षारक है। जब इसको हम लोग जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, जल में जब घोलते हैं Na+OH- बनता है, OH- किस में निकलता है, तो क्षार में। जब क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करती है तो OH- बाहर निकलता है, KOH जब जल में घुला तो K+OH- होगा। ये जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक के गुणधर्म को आप लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं कि अम्ल या क्षारक को जब जल में घोलते हैं, जब जल में घोलते हैं, देखिए जब अम्ल और क्षारक को जल में घोलते हैं तो यह एक अत्यंत ऊष्मोत्क्षेपी अभिक्रिया होती है। इस समय आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके अम्ल के लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोई गिलास है कांच का, इसमें अम्ल भरा हुआ है, इसमें आपका क्या है, अम्ल भरा हुआ है, और एक सेम गिलास है, इसमें आपका जल भरा हुआ है। अब आपको यहाँ पूछा जाता है कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए या जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। आप लोग कहिएगा बात तो एक ही है, अम्ल में जल को मिलाए अथवा जल में अम्ल को मिलाए, मिलना तो अम्ल जल को ही है। देखिए बात एक है लेकिन दोनों का अर्थ साइंस में दो है। ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th में सब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है और ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ क्लास 10th में ही नहीं पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए क्या होगा, पहले से इस गिलास में अम्ल है, आप लोग ध्यान से समझिए, पहले से इस गिलास में क्या है, अम्ल है। जब इसमें हम लोग अचानक जल मिलाएंगे तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा। हो सकता है कि हम लोग का मुंह हाथ जल जाए, अत्यधिक मात्रा में अचानक इसमें जल जाएगा, एकाएक पूरा अम्ल भरा हुआ है, यहाँ तक अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी अम्ल और जल आपस में अभिक्रिया कर देते हैं, एक ऊष्मोत्क्षेपी अभिक्रिया होती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा, जिससे हमको जलने की संभावना रहती है। अब देखिए पहले से जल है, उसमें हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो धीरे 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 अम्ल गिराएंगे और अम्ल जाएगा और इसकी शक्ति को क्या करेगा, जल धीरे 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 कम करते जाएगा। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जल में अम्ल को मिलाना है, न कि अम्ल में जल को मिलाना। ये गलत हो जाएगा और आपको ऐसे करना है, जल में अम्ल को मिलाना है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी जलीय विलयन उसका हम लोग पहचान करते हैं कि कोई भी जलीय विलयन अम्ल है या क्षारक है। इसका पहचान करने का तरीका हम लोग लिटमस पत्र से, प्राकृतिक सूचक हो या कृत्रिम सूचक हो, उससे पता कर लेते हैं कि कोई भी जलीय विलयन अम्ल है या क्षार है। लेकिन हमको ये तो पता नहीं चलता है कि कोई भी जलीय विलयन वो कितना शक्तिशाली है, मतलब उसमें वो अधिक मात्रा में अम्लीय है कि कम मात्रा में अम्लीय है या अधिक मात्रा में क्षारीय है। तो इसके लिए आता है पीएच। हम लोग अभी पीएच स्केल को समझेंगे कि पीएच स्केल
क्या है, उसके बाद आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ जाइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है पहले जान लीजिए। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति। और पीएच जो होता है इसमें पोटेंज एक जर्मन शब्द है, पोटेंज एक जर्मन शब्द है, ठीक ना। पीएच स्केल आपका होता है 0 से लेकर 14 के बीच में। 0 हो गया यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आपका जो पीएच स्केल होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच 7 होता है। आप लोग को याद रखना है कि जो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच 7 होगा, जो अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच 7 से कम होगा, और जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे? पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? तो 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच होता है, 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच होता है, और 7 से अधिक क्षारीय विलयन का पीएच होता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, अम्ल में जितना छोटा होते जाएगा पीएच वैल्यू उतना अम्लता बढ़ते जाएगी, अम्लता बढ़ रही है। कहने का मतलब 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है सच में, लेकिन जितना कम होगा, मान लीजिए पीएच 6 से अधिक अम्लीय पीएच 5 है, 5 से अधिक अम्लीय पीएच 4 है, और 0 जो होता है सबसे अधिक अम्लीय होता है, ठीक ना। यदि किसी का पीएच मान 0 होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। लेकिन क्षार में उल्टा होता है, क्षार में बढ़ते हुए क्रम में होता है। 8 से अधिक क्षारीय 9 होगा, 9 से अधिक 10, 10 से अधिक 11, 11 से अधिक 12, 14 सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो अम्ल में जितना पीएच मान छोटा होगा वो अधिक अम्लीय होगा, क्षार में जितना अधिक पीएच होगा वो अधिक क्षारीय होगा। और 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच होता है। जल क्या है? जल जो है उदासीन विलयन है, इसका पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान आपका कितना होता है? 7 के बराबर होता है। अब आपको कुछ शब्द का पीएच मान याद करना पड़ेगा। किसका पीएच मान? कुछ वस्तु की पीएच मान आपको देखना पड़ेगा। चलिए कुछ सामान्य पदार्थों का हम पीएच मान देखते हैं। जठर रस, ये जठर रस क्या होता है? तो हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, अमाशय में, उससे जठर रस का स्राव होता है। और ये जठर रस होता है इसका पीएच मान 1.2 के आसपास होता है, ठीक ना। आगे है नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल, अभी हम लोग तुरंत देखें कि शुद्ध जल, जल जो होता है उदासीन विलयन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 हो जाएगा। रक्त, खून, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो पीएच मान है आपके एनसीईआरटी में 10 दिया हुआ है एग्जैक्ट करके, कहीं कहीं इसका पीएच मान 10.5 भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में 10 के लगभग दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 14 होता है। और सबसे अधिक क्या होता है? ये क्षारीय होता है। ये कुछ सामान्य पदार्थ का पीएच मान था जो आपको याद कर लेना है। इसमें किसका पीएच मान क्या होता है ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए पीएच मानों का हमारे दैनिक जीवन में, पीएच मानों के हमारे दैनिक जीवन में महत्व। अब देखिए पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है।
तो हमारा जो शरीर होता है मानव शरीर वो 7.0 से लेकर 7.8 pH परास तक कार्य करता है। तो हमारा जो शरीर होता है 7.0 से लेकर 7.8 pH परास तक कार्य करता है। इसी बीच हमारा शरीर कार्य करता है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग अधिक मात्रा में कोई भी चीज अम्लीय खा लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो शरीर को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को फिट करने के लिए हम लोग कुछ क्षारीय जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सब लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारक है, ठीक है, वो क्षारक को लेते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, आप जो वर्षा देखते हैं वर्षा जल का पीएच मान 5.6 के आसपास होता है। जो बारिश होता है इसके जल का पीएच मान 5.6 होता है। और जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास तक कार्य करता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। अब देखिए हमारे बगीचों का जो मिट्टी होता है यदि वो अम्लीय हो जाए तो उसमें क्या होगा, फसल कोई भी नहीं होगा। तो उस अम्लीय मिट्टी को सही करने के लिए उसमें कुछ क्षारीय गुणधर्म वाला पदार्थ को मिलाया जाता है जिससे वो मिट्टी सही हो जाए। तो हम लोग यहाँ अम्ल का पीएच मान देख लिए। उसके बाद पीएच मानों का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लिए। अब आगे हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पीएच के महत्व में देख लिए थे कि हमारा शरीर जो होता है वो पीएच 7 से 7.8 तक परास तक के बीच कार्य करता है। उसके बाद हम लोग अम्लीय वर्षा का पीएच मान देख लिए थे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से क्या होता है, कम होता है। अब आगे देखिए हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिए। हमारा जो पाचन तंत्र होता है, उदर तंत्र, हमारा जो अमाशय होता है उसमें HCl अम्ल पाया जाता है। हमारे अमाशय में HCl अम्ल का स्राव होता है। अब देखिए कभी क्या होता है, हम लोग जब अधिक समय तक भूखे रहते हैं तो अमाशय से HCl अम्ल का स्राव होता है। अमाशय को लगता है कि भोजन आएगा हम उसको पचाएंगे, लेकिन जब अधिक समय तक हम लोग भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, अमाशय में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग गैस बोलते हैं कि गैस बन गया। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं, मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो एक क्षारक है जो इस अम्लता से हमको राहत देती है। आप लोग इनो का नाम सुने होंगे, इनो आता है, आप लोग इनो का नाम सुने होंगे। इनो क्षारक होता है जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, कम करता है। जब भी आपको कोई गैस बन जाता है या अधिक खाना खाने के बाद बदहजमी हो जाता है तो हम लोग क्षारक का उपयोग करते हैं जो हमको उस अम्लता से राहत दिलाती है। अब पीएच के कारण दंत क्षय, तो हमारे जो दांत होते हैं वो इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और हमारे दांत का जो इनामेल होता है सबसे कठोरतम भाग होता है, याद रखिएगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, यह जल में भी नहीं घुलता है, लेकिन अम्ल संक्षारक होते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारा दांत का क्षय होने लगता है। इस दांत क्षय से बचने का उपाय है कि हम लोग अपने दांत को रोज साफ करें, ब्रश करें। टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट आप ब्रश पे जो पेस्ट डाल के ब्रश करते हैं तो पेस्ट में क्या होता है, क्षारीय गुण होता है। उस पेस्ट में पेस्ट जो होता है क्षारीय होता है और हमारा मुंह जो होता है वो अम्लीय होता है। आप लोग जानते हैं जब ये पेस्ट हमारे मुंह में जाता है तो मुंह अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, तो हमारे मुंह को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इससे क्या होता है, दंत क्षय रुक जाती है और हमारे दांत का क्षय नहीं होता, इसलिए ब्रश रोजाना करनी चाहिए। आगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्म रक्षा। कभी कभी आपको कोई चींटी काट लेता है, मधुमक्खी काट लेता है
तो उस सबके डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो उसके बाद आपको जलन उत्पन्न होने लगती है। इससे रक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई क्षारक लेना पड़ता है जिससे आपको आराम मिले। और कुछ कुछ पौधे जैसे होते हैं नेटल का पौधा, और भी पौधे होते हैं, नेटल का हो गया, आप लोग और भी पौधे के नाम सुने होंगे गाँव सब में, जो होता है जो छूने के बाद पूरे हाथ उथ नोचने लगता है, खुजली टाइप से होने लगता है। तो जो नेटल का पौधा होता है इसमें क्या होता है, ये भी अम्ल छोड़ता है, इसके बाद आपके हाथ में जलन की अनुभूति होती है। अब देखिए प्रकृति में कोई भी चीज प्रकृति उदासीनीकरण की उदाहरण देती है। जहाँ नेटल का पौधा होता है उसी के जस्ट बगल में एक ऐसा पौधा होता है जो इसके प्रभाव को भी कम कर देता है। तो ये सब कुछ हमारे पीएच के बारे में समझे कि पीएच का क्या महत्व है हमारे जीवन में, पीएच स्केल क्या होता है, अम्ल का पीएच कितना होता है, क्षारक का पीएच कितना होता है, लवण का तो पीएच आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक से जो लवण बनेगा वो तो उदासीन लवण बनेगा, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। यदि अम्ल प्रबल होगा क्षारक आपका दुर्बल हो जाएगा तो ये जो लवण बनेगा ये अम्लीय लवण बनेंगे और इसका पीएच मान 7 से कम होगा। जब प्रबल क्षारक रहेंगे और दुर्बल अम्ल रहेगा तो जो लवण बनेगा वो आपका क्षारीय लवण बनेगा और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इस प्रकार हम लोग लवण